अच्छा जी, कौन सा सवाल है? 42। वर्किंग नंबर हमारी अगली कौन सी बनती है? वर्किंग नंबर 4। इस साल एक कैश डिविडेंड मिला है 97750 का। इस साल कैश डिविडेंड मिला है 97750 का। पेज नंबर अगर नहीं पता तो इसका कोई हाल नहीं है। कल कहाँ थे हम, कहाँ से शुरू किया, इनको छोड़ें आप अपने हाल पे। ड्यूरिंग द ईयर ही रिसीव्ड कैश डिविडेंड ऑफ 97750 नेट ऑफ टैक्स एट द रेट ऑफ 15%। अगर किसी बंदे को 100 रुपए डिविडेंड बना, उसको मिलेगा कितना? 85। अगर किसी का, भाई आगे आ जाओ, सेकंड थर्ड रो में जगह है। अगर किसी बंदे को 200 रुपए डिविडेंड बना तो मिलेगा कितना 15% काट के? 170। तो किसी बंदे को अगर जिंदगी में डिविडेंड मिले टैक्स कट के, तो इसकी ट्रीटमेंट मैं आपको बता रहा हूं। बना 200, टैक्स कटा 15%, मिला 170। अच्छा, मुझे रिसीव दिया हुआ है, मैंने आन निकालना है। क्या मैं ऐसे कर सकता हूं? 97750 85 पे पड़ा हुआ है तो मुझे 100 दे दो। ऐसा कर सकता हूं मैं कि ये थप्पड़ पे पड़ा हुआ है तो चपेट दे दो, ये 85 पे पड़ा हुआ है तो मुझे क्या दे दो? 100 दे दो। समझ आई नहीं समझ आई? जी बोलें। 115000। अच्छा, अब इसके ऊपर टैक्स वैसे एंड पे भी निकाला जा सकता है। इसका कोई फॉरेन टैक्स रेट तो देना नहीं, इस पर टैक्स जो है वो एंड पे भी निकाला जा सकता है। इसके टैक्स की टेंशन नहीं है, टैक्स इसका इंशाल्लाह निकल आएगा। आगे चलें। एंड बोनस डिविडेंड ऑफ 2000 शेयर्स फ्रॉम एम्बिशियस लिमिटेड। शेयर होल्डर रिसीव्ड डिविडेंड। शेयर होल्डर ने डिविडेंड रिसीव किया। इस डायग्राम को आप चैप्टर 18 के स्टार्ट में ही बना लीजिएगा। अभी सबर, जो शुरू में सफ़े खाली हैं वहां पे, ताकि याद रहे। कैश डिविडेंड, बोनस शेयर्स। अगर कंपनी के पास पैसे हों तो कंपनी कहेगी पैसे ले लो। अगर कंपनी के पास पैसे नहीं हैं बांटने के लिए तो कंपनी कहेगी थोड़े से पैसे ले लो, थोड़े से शेयर ले लो। कंपनी कहेगी शेयर ले लो, यानी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको और शेयर दे देती हूँ। जिसके पास 50 शेयर हैं वो 10 शेयर मेरे से और ले ले। क्लास हो गई। जिसके पास 60 शेयर हैं वो 5 शेयर और ले ले। जिसके पास 70 शेयर हैं वो 3 शेयर और ले ले। मिसाल दे रहा हूं। तो कंपनी शेयर दे देती है, इसे कहते हैं बोनस शेयर मिलना। ये भी फाइनल टैक्स रिजीम में है लेकिन इसका रेट 15% है। ये भी फाइनल टैक्स रिजीम में है लेकिन इसका रेट 10% है। एनओटी कर लें। जी हाइब्रिड में लेट आने पे वेलकम। वालेकुम सलाम। जी सर। सर वो आपको ऑल्टरनेट नंबर दिया हुआ है। हो गया जी। चैप्टर 18 के शुरू में नोट कर लो ना, मैंने कहा जहां
अदर सोर्स के चैप्टर के दूसरे सफ़े के एंड पे पढ़ा था हमने बोनस शेयर्स का, आज पहली दफ़ा इसको हम देखने लगे हैं। अच्छा मेरी अब आपसे, भाई आप तो मेरी नज़र में अच्छे वाले बच्चे हो, आप क्यों लेट आते हो? सारे ही अच्छे हैं माशाल्लाह। तो मेरा सवाल ये है कि अब ये जो बोनस शेयर्स हैं इनकी फेयर मार्केट वैल्यू किस दिन की लें? जिस दिन ईयर एंड पे या जिस दिन ये शेयर्स मिले, जाहिर बात है मिले, इनकी फेयर मार्केट वैल्यू को हम इनकम में ऐड करेंगे। लेकिन ये कोई पैसे हैं या चीज़ी है? चीज़ी है, शेयर्स हैं, तो कोई नहीं, बेनिफिट तो है ना आपका। अच्छा ये तो शेयर एम्प्लॉय शेयर स्कीम में जाने चाहिए भाई, एम्प्लॉय को तो नहीं मिल रही, ये तो कंपनी के मालिक को मिल रहे हैं। ये किसको मिल रहे हैं? कंपनी के पुराने शेयर होल्डर्स को और शेयर मिल रहे हैं। तो ये एम्प्लॉयर की तरफ से शेयर मिले हैं या कंपनी की तरफ से शेयर मिले हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट मिले हैं? तो उधर हम क्या करते थे, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय विल बी एडेड इन सैलरी, एंड हियर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स विल बी एडेड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। बरकत के लिए लिखा जाता है विल बी एडेड अंडर फाइनल टैक्स रेजिम। चलें जी, अब पढ़ें क्या वैल्यू निकलेगी बोनस शेयर्स की, जल्दी। कितने लोगों ने निकाल ली? गुड, वेल डन। वर्किंग नंबर 5, ये क्या थी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स फाइनल टैक्स रिजीम। कौन सी? डिविडेंड। ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स फाइनल टैक्स रिजीम, लेकिन कौन सी? बोनस शेयर्स। अच्छा, ये दोनों वर्किंग्स ऐसी हैं कि पेपर में इन वर्किंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये दोनों न्यूमेरिकल के फेस पे भी हो सकती हैं। एक फिगर ही तो निकालनी है, लेकिन मैं फिलहाल वर्किंग में कर रहा हूं, मैंने सोल्यूशन में न्यूमेरिकल के फेस पे की नहीं है किताब में। जी बताएं, बोनस शेयर्स 2000 शेयर्स हैं, किस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू लें? एट डेट ऑफ एंटाइटलमेंट या ईयर एंड की? उस दिन कितने के हैं? हाँ जी यार, ब्लैक मार्कर पता करो, ज्योमेट्री बॉक्स वक्स होता है उस समय अल्लाह को कहा करो रखा करे। हो गया? चलो इधर आ जाओ यार, सब्र करो, इधर रहो। ये दोनों अमाउंट्स हैं, आगे इनके टैक्स रेट देने ना, तो देख लेंगे। और तो कुछ नहीं रह गया था कल? नहीं। चैप्टर कौन सा है? 19 है। ओहो, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, आप कुछ और बता रहे हैं। सवाल गंदम जवाब चना, चैप्टर 19 है। चैप्टर 19 में पेज नंबर 500 में खोल रहा हूँ। तो अब हमारे आज के सवाल में इनकम फ्रॉम सैलरी है, प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, बिजनेस फॉरेन सोर्स है शायद, तो बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन फॉरेन सोर्स आ जाएगा। कैपिटल गेन है? नहीं है मेरे ख्याल से। अदर सोर्स, फाइनल टैक्स रेजिम कौन सा वाला? टोटल इनकम भी आएगी, लेस पेड़ मारे। फॉरेन सोर्स इनकम क्यों माइनस करनी है? फॉरेन सोर्स इनकम तो माइनस नहीं करनी होती, उस पर कौन सा अलग रेट लगना है? डिविडेंड को माइनस करेंगे, और क्योंकि इन पे 15 और 10% रेट लगना है। इसके बाद ज़कात वगैरह है। शादी हो गई है, शादी तो इसी साल हुई है ना, तो बच्चों को कहाँ पढ़ा रहे होंगे? इतनी जल्दी तो नहीं बच्चों को पढ़ा रहे होंगे। पैदा होती बेटे इन्हें स्कूल पाओ, मैं नहीं जाना। ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी आ गई, 10% सरचार्ज निकाल लेंगे अगर इनकम 10 मिलियन से ज़्यादा भी लेट आने पे। फॉरेन टैक्स क्रेडिट तो सवाल में है
चैरिटी वाला भी है, और फिर नेट टैक्स लाइबिलिटी अंडर नॉर्मल टैक्स रिजीम। और टोटल टैक्स लाइबिलिटी आने से पहले टैक्स ऑन डिविडेंड इनकम आएगा और टैक्स ऑन बोनस शेयर आएगा। अच्छा, अब ये कोई रटा नहीं है, बड़ा सादा सी बातें हैं। नॉर्मल, फाइनल, सेपरेट ब्लॉक, नॉर्मल, फाइनल और जितनी भी इनकम्स हैं उनको ऐड कर देना आपने पहले, जवाब आ जाएगा टोटल इनकम। फाइनल और सेपरेट ब्लॉक को माइनस कर देना है। जल्दी से बताएं, नॉर्मल, फाइनल, सेपरेट ब्लॉक को ऐड कर देना है, उसका जवाब आ जाएगा टोटल। टोटल में से सेपरेट ब्लॉक और फाइनल रिजीम वालों को माइनस कर देना है। इसके बाद आपने माइनस करना है ज़कात को और एजुकेशन एक्सपेंसेस को। ये आएगा ग्रॉस टैक्स, चैप्टर 4 वाला। इसमें आपने सबसे पहले फॉरेन टैक्स रेट माइनस करना है, उसके बाद चैरिटी वाला और ये टैक्स रेट माइनस करना है। इसका नाम भी नेट टैक्स लाइबिलिटी अंडर एनटीआर ही रखना है। अब दो इनकम्स हैं, सेपरेट का रेट लगाना है और डिविडेंड वगैरह का फाइनल का रेट लगाना है, बस खत्म। अब सेपरेट ब्लॉक का रेट लग गया, अब फाइनल टैक्स का रेट लग गया, ये टोटल टैक्स आ गया। इसमें से जो टैक्स ऑलरेडी कट चुके हैं या गवर्नमेंट के पास पहुंच चुके हैं, जहां से भी, वो एंड पे क्या कर दें, माइनस कर दें। जी, इनकम फ्रॉम सैलरी, बंदे का नाम चैंग या चीन, यार जरा देखो गूगल पे प्रोनाउंस करके, जल्दी करो ना, कौन देख रहा है। टैक्स ईयर 2023, दिलजी बताओ भाई। लिखो जल्दी, देखने से नहीं आएगा, बोलने से, सुनने से आएगा। चैंग, अभी तक चैंग के नताइज आए हैं। इनका हम सैलरी का टोटल करें 12,915, आगे वर्किंग नंबर, आगे ये तो फॉरेन सोर्स थी, वर्किंग नंबर कौन सी थी कल, वो खोल के देखो ना नाल नाल, वर्किंग में कितनी फिगर आ रही थी। बस ऐसे ही लगे हुए में कितना 1800। इसके बाद फाइनल टैक्स रिजीम, डिविडेंड 115 000 था। इनकम फ्रॉम थोड़े से पैसे ले लो, थोड़े से शेयर ले लो। कौन कह रहा है, एम्प्लॉयर नहीं, जो कंपनी कह रहा है, क्योंकि उधर एम्प्लॉयर रिलेशन था, इधर कंपनी शेयर होल्डर को कह रही है। थोड़े से पैसे ले लो, थोड़े से शेयर ले लो, बाकी मेरी जान ले लो। टोटल इनकम 15,425। इसमें से कोई ऐसी इनकम्स ढूंढें जिन पे अलग रेट लगना है, एफटीआर लेस डिविडेंड और बोनस। सर्फ एक्सेल इंशाल्लाह कल, आज हम बोनस से कपड़े धोएंगे। 15,260। बाकी चिंग चुंग ने ज़कात तो मेरे ख्याल से देनी नहीं, तो मुझे तो नहीं मुसलमान लग रहा, तो बच्चों को पढ़ा लेगा। लेकिन अब शादी इसी साल हुई है, बच्चे हो भी गए हो तो मेरे ख्याल से अभी तक उनको स्कूले नहीं पाया होगा। पुत्र बच्चे ने स्कूले नहीं पाया। जी आप बता दें, ग्रॉस टैक्स, डिविडेंड कहां से आ गया, खुदा का खौफ करें। पहले नॉर्मल टैक्स रिजीम वाला टैक्स तो निकालें। ये नॉर्मल रिजीम के इनकम से 15,260। अब कैलकुलेटर पकड़े, 15,260 लिखें, उस पर उसको मल्टीप्लाई करें 75% से,
टेबल 2, सैलरी कम तो टेबल 1, तो सैलरी ज्यादा टेबल 2। लगवाएं जी। यार जितने सवाल हो गए हैं ना, अब टर्म टेस्ट तक कोई सवाल और ना भी करवाए ना, मुझे लग रहा है मेरा सवाल हो जाना है जी। 7 लाख जमा, भाई अब टेबल में जाके 1 5 2 6 आंडा 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 आंडा, ये देखें कसमें खाई नहीं है चैप्टर 4 ना खोलने की, खुदा के लिए खोल लें। 7 वाले ने खोल लिया, वहीं से देख लें। 35% ऑफ 6, और कुछ यहां हाथ रखें सारे, आप बोलें कुछ। सर पे चार्जिंग करनी है, सर चार्ज आएगा, सर चार्ज क्यों आएगा? कितना को भूल गया हुआ था? एट 10% सर चार्ज, फोर 616 को राउंड करके 461 जी 50। अच्छा जी, अब माइनस करें फॉरेन टैक्स क्रेडिट और फिर माइनस करें चैरिटी वगैरह वाला, याद है? ये देखें, पहले क्या माइनस करना है, फिर चैरिटी वगैरह वाला। फॉरेन इनकम कितनी आई थी कल? 18 लाख। फॉरेन टैक्स कितना था? ये तो वो था ना जो फॉरेन कंट्री में पे किया, जैसे कैपिटल गेन चाइना और बिजनेस इथियोपिया वाला सवाल था। लेस टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 6, पता नहीं 10 क्या था, चलें छोड़े, नहीं याद आ रहा, तो फॉरेन टैक्स क्रेडिट लोअर ऑफ व्हाट इज फॉरेन टैक्स 540 या 5067 अगर बन रहा है 15260 पे, तो मेरे कैलकुलेटर साथ वाले को बताओ कि कितना टैक्स बनता है 1800 पे। बोलो मेरे कैलकुलेटर, बोलो आज 5, दोनों में से जरा फील करें, लोअर क्या है? फेल्ट, ठहर जाए, सारे पढ़ाई तो चलती रहती है। खड़े हो जाओ, किस टाइम पहुंचे थे लाइब्रेरी में? किस टाइम पहुंचे थे? हाँ ठीक है। घर किस टाइम पढ़ाई शुरू की? 2:15 बजे पढ़ाई शुरू की। कब तक? 2:15 बजे से लेके, हाँ लेक्चर कॉस्ट का निकाल के बताओ, आगे शुरू करो। असर के बाद पढ़ाई शुरू की 4 बजे, फिर ठीक है, ठीक है। कल इन्हीं से पूछा था ना सब कुछ, FA2 में पूछा था आपसे। 5.5 घंटे कल आपने पढ़ा था, आज मैंने कहा था बेहतर करो। ठीक है, 5 साढ़े 5 बजे से लेके फिर पढ़ाई की 6:30 बजे तक। ठीक है, खाना खाया, नमाज पढ़ी, ठीक है, 8 बजे बैठ गए। 7:30 बजे मस्जिद से आगे 7:30 से 8 क्या करते रहे? काम था, कौन सा था? मोबाइल पे गेम, फिर अच्छा चलो ठीक है। 8 बजे से लेके 12 बजे तक। सुबह कितनी देर पढ़ा कॉलेज आने से पहले? पूरे कराएं यार, एक माशाल्लाह। कल 5.5 घंटे पढ़ा था, 6 घंटे पढ़ा है। अरे लिया कोई ऐसी मोटिवेशनल रूटीन किसी की हो तो वो शेयर करें मेरे से, और कोई मोटिवेशनल रूटीन किसी की इससे भी आगे की हो।
चले, अब बताएं जवाब क्या आ रहा है? 4 5। अब माइनस क्या करना है? टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 61, टैक्स क्रेडिट ऑन चैरिटी। अच्छा मैं इधर माइनस कर तो दूं, लेकिन इधर माइनस करने की वजह से जो है ना वो मेरे पास जगह नहीं बचनी, तो मैं इसलिए इसको वर्किंग में लेके जा रहा हूँ। फेस पे भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, मैं वर्किंग में लेके जा रहा हूँ। वर्किंग नंबर 6। अच्छा भैया अब ये डिबेटेबल बात है, जो बच्चे नोट डालें कि सेक्शन 61 में लिखा हुआ है क्रॉस चेक से दी है, और मैं इसलिए जो है वो माइनस नहीं कर रहा क्योंकि बैंक से ट्रांसफर किया, आपको क्रॉस चेक से देनी चाहिए थी, तो वो लोग इसको इग्नोर करके आ जाएं, ये नोट दे के मेरे ख्याल से उसको भी पूरे नंबर दे देगा। मेरा ये ख्याल है कि आई कैप ने सोल्यूशन में इसको माइनस किया हुआ है। अगर हमारे सोल्यूशन में जाके देखें, पता नहीं मैं देख नहीं सका, हमारे सोल्यूशन में अगर माइनस हुआ हुआ ना तो फिर आई कैप ने भी किया हुआ था, इसलिए किया होगा मैंने, लेकिन बातें मैं आपसे दोनों कर देता हूँ, किया हुआ माइनस। तो ये थोड़ी सी ना डिबेटेबल बात है, देखें एक दो पंगा कोई ना कोई पेपर में डाल देता है वो, ये डिबेटेबल बात है। मेरे ख्याल से जो लोग अगर नोट दे के आ जाए ना कि सेक्शन 61 में लिखा हुआ था कि पेमेंट करनी है चैरिटी की क्रॉस चेक से, so it seems that the amount is directly transferred in bank account, so it is not a cross check, so no tax rate is allowed, उनका भी गुजारा चल जाएगा। जो माइनस कर रहे हैं शायद उनका भी गुजारा चल जाएगा। फिलहाल हम माइनस कर रहे हैं ताकि कैलकुलेशन की भी तरह रिवीजन हो जाए। वर्किंग नंबर 6, फॉर्मूला a over b into c, where a is, ये लेना है आपने, ये लेना है ये वाला 4527 डिवाइडेड बाय, अच्छा पूरे सवाल में जो न्यूमेरिकल में फिगर्स चल रही होती हैं उनमें साइड पे नीचे किनको रखते हैं? टैक्स क्रेडिट्स को नीचे रखते हैं बस, बाकी तो साथ साथ इंफॉर्मेशन को पुट करते जा रहे होते हैं, क्योंकि टैक्स क्रेडिट सवाल के एंड पे आने होते हैं। और अगर ज़कात या एजुकेशन के खर्चे हैं, पूरा न्यूमेरिकल चल रहा हो तो इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन को इग्नोर कर देते हैं हम। टैक्स क्रेडिट्स को इग्नोर कर दीजिएगा, ज़कात को और एजुकेशन एक्सपेंसेस को इग्नोर कर दीजिएगा। इन सारे को क्यों इग्नोर करना है? क्योंकि ये सारे न्यूमेरिकल के फेस पे आने हैं। अगर वर्किंग करते हुए शुरू में इग्नोर भी हो गए तो कोई मसला नहीं, फेस पे तो आ ही जाने हैं। तो फेस पे अगर इनके आप नाम लिख देंगे छोटे छोटे, तो मेरा नहीं ख्याल आई कैप छीनता है क्वेश्चन पेपर, छीन लेते हैं। आप TC लिख देंगे, टैक्स क्रेडिट, तो छीन लेता है। कितने लोग लिखते हैं छलका फुलका पेपर पे? छीनना छीने पेपर, मेरा नहीं ख्याल छीनते। पहले करके बताइएगा मुझे। 4527 डिवाइडेड बाय 15260। जी बोले बोले, कौन बोल रहा था? चले ना बोले, या अब ना बोले। आप बताएं चैरिटी कितनी है? 6 लाख। या एक मिनट, या पहली रो में आप बताएं, या कितने परसेंट ऑफ, क्या सारे चुप हो जाएं, आप बताएं कितने? 30% ऑफ व्हाट? टैक्सेबल इनकम 15260। आइंदा पहली रो में नहीं। अच्छा जवाब दे दें आज। अच्छा गुड, फिर ऊंची बोलना है। 4578 लोअर 178। 178 रुपये टैक्स माफ हुआ है, 178 रुपये टैक्स माफ हुआ है। ये 1,78,000 है क्योंकि विदिन 1000 है। तो चैरिटी देने पे दुनिया में इसको जो बदला मिला है वो ये है, आखिरत में जो मिलेगा वो फिर अलग है। 4349। अच्छा जी, नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? ये फॉर्मेट खोल के दिखाऊं या याद है? तरतीब याद रखें ना, ग्रॉस टैक्स निकाल के फॉरेन टैक्स क्रेडिट और चैरिटी वगैरह वाला माइनस कर दिया। अब सिक्योरिटीज और इमूवेबल प्रॉपर्टी का टैक्स आएगा, वो आ रहा है या नहीं है? नहीं है। अब इसके बाद क्या आएगा? एड टैक्स ऑन फाइनल टैक्स रिजीम, एड टैक्स ऑन बोनस शेयर्स, वो फाइनली लगे हुए, डिविडेंड बोनस शेयर्स, टैक्स ऑन डिवी इधर आना,
इंटू 15%, एड टैक्स ऑन बोनस शेयर। बोन इधर आना, चल बाहर निकल। अब इनको ऐड कर दें सबको। 4371। बोनस शेयर पे भी अज्यूम करेंगे ऑलरेडी टैक्स कट चुका है। बोनस शेयर का भी ना फाइनल टैक्स रिजीम है, सेपरेट ब्लॉक नहीं है, ये भी सुन लें। तो बोनस शेयर्स पे खामोश हो तो अज्यूम करेंगे ऑलरेडी टैक्स कट चुका है। डिविडेंड की तरह ना, दोनों डिविडेंड ही है, लेकिन वो है थोड़े से थोड़े से शेयर ले लो, बाकी मेरी जान ले लो। टैक्स ऑन बोनस शेयर्स ऑलरेडी डिडक्टेड की तो जगह नहीं है अब लिखने की, ऑलरेडी कटा। कितना आप लास्ट रो में ब्लैक शर्ट कितना माइनस करेंगे? ब्लैक शर्ट लास्ट ईयर कितना माइनस करेंगे? दरमियान में ग्लासेस वाले भाई ब्लैक शर्ट आप कितना माइनस करेंगे? खड़े हो जाओ, कितना माइनस करेंगे बोनस शेयर्स का? बोलो जितना ऐड हुआ है। वेल डन, बैठ से। तो जितना टैक्स आपका ऐड हुआ है उसी को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ये टैक्स एज्यूम करेंगे ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास पहुंच चुका है, वो तो आ जाएगा खोती बोर्ड थले 4349। सॉरी इफ इट हर्ट्स समवन, आई विल कीप ऑन हर्टिंग। 4349। No sir, now we are used to हो सकता है बड़ी उम्र वाले कहीं बैठे हो तो हम ऐसा फिक्राना बोले जिंदगी में, लेकिन अगर कोई छोटी उम्र वाले बैठे हैं तो शायद मुहावरा ही है। छोड़ दिए वॉइस नोट भेजना हमने, तो कल हमारा दोस्त इंतजार ही करता रहा पूरा दिन के वॉइस नोट आएगा। कितने लोगों ने भेजा है माशाल्लाह? हाथ खड़ा करें। इस प्रैक्टिस को बरकरार रखें ताकि अगले हफ्ते दोबारा चेकिंग हो। जी हाइब्रिड में वेल डन। आखिरी रो वालों ने बस भेजा है, बाकी किसी ने नहीं भेजा। हमने ये सुने कि बात मानने, टीचर की बात मानने के भी असरात होते हैं। ये कुछ और ऊपर की बातें हैं, ये इधर नहीं समझ आएंगी। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 10 में आपका मसला था या मसाइल थे? एक मसला था, निकालें। कोई सवाल हो जाएगा पेपर में अगर कोई आया टर्म टेस्ट में? अच्छा, वैसे अगर आपके जो टेस्टों में सवाल आ रहे हैं वो न्यूमेरिकल्स आपसे आधे हो रहे हैं, आधे तकरीबन? यार ये आधा होना तो भी बड़ा रिस्क, मुझे तो बड़ा खतरनाक सी बात है, क्योंकि फिर आधा होने का मतलब है यानी आप समझ रहे हैं कि मैं आई कैप में सीधा सीधा पास हूँ जिसका आधा सवाल हो गया है, तो ये तो कॉन्फिडेंस आप में डेवलप हो रहा है फिर बहुत ज़्यादा। मैं तो ये रहूँगा फिक्रमंद रहेंगे पता नहीं हो ना हो, लेकिन अगर आधा आपसे सॉल्व हो रहा है तो आई रियली अप्रिशिएट। आप तो पता नहीं उस लेवल पे पहुंच गए हैं जहां आई कैप बिल्कुल पूरे पेपर की तैयारी करने के बाद एक्सपेक्ट करता है कि बच्चा पहुंचे, तो आप लोग अभी से उस लेवल पे पहुंच गए हैं। अभी आपने टर्म टेस्ट 1 देने हैं, 2 देने हैं, मॉक देने हैं, आखिरी महीने बैठ के तैयारी करनी है, फिर आपका लेवल पकड़ा ही नहीं जाना। तो ये अगर कोई 20-30% हो रहा है ना आपका पेपर में, तो फिर मुझे समझ आ रही है कि अब आप हैं, लेकिन अगर आपके 50% न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहे हैं ना, इट्स वेरी रिस्की ना हो, क्योंकि ये आप में ओवर कॉन्फिडेंस डेवलप कर देगा कि मैं तो आधा कर ही लूँगा पेपर में। तो इसको 20-30% पे भी लाएं ताकि इसको आहिस्ता आहिस्ता हम इम्प्रूव करें, आहिस्ता आहिस्ता। मेरा तो यही ख्याल है, मैं तो पता नहीं आई कैप को कई दफ़ा समझाया, कहता नहीं सवाल में आधी एडजस्टमेंट्स भी समझ आ जाए ना तो मेरी तरफ से पास है ये बच्चा। ठीक है यार, लेवल देखें आई कैप का, समझ ही नहीं आती, अजीब बंदा है। कहते हैं आधी चीज़ें समझ आ जाए ना बच्चे को, मेरी तरफ से इसको पास कर दो।
तो इसलिए जो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा भाई एक बात तो इस सवाल में यह है कि ये साल कौन सा था, 2010, और इसकी एम्प्लॉय शेयर स्कीम की हमने एडजस्टमेंट्स की थी। लेकिन मेरे भाई आपने 630 को सैलरी में नहीं डालना था, इसलिए कि इनकम उसने मांगी है 2010 की और ये सैलरी में गया होगा 2009 में। तो ये थोड़ा सा अकल लगा के रखिएगा कि जो सारी फिगर्स आपने ऐड करनी है वो हमारे साल की करनी है या पिछले साल की भी करनी है। तो इसलिए कुछ लोग जो बहुत ज्यादा पढ़ पढ़ के दीवाने हो जाते हैं वो क्लास के बाद आके पूछते हैं इस 630 को भी तो कहीं शो करें न्यूमेरिकल में, मेरी जान निकलने लगी है, मैं तो सोल्यूशन में ढूंढ ढूंढ के थक गया, मैं तो अक गया सोल्यूशन में ढूंढ ढूंढ के। बेटा आप क्यों ढूंढ रहे थे, जो चीज जहां जानी नहीं उसको क्यों ढूंढ रहे हो? अब आप गाड़ी के अंदर हाथी ढूंढ रहे हो तो आप दीवाने हो। तो 630 जो है वो कहां से जाएगा न्यूमेरिकल में, ये किस न्यूमेरिकल में गया होगा, 2009 के। अब जो लोग ढूंढते रहे वो थोड़ा सा सिर्फ 3 सेकंड का पॉज लें और ऐसे लेट जाएं ताकि इनको ये बात भूले ना जिंदगी में। 3 सेकंड का पॉज लें हाइब्रिड में प्लीज और ऐसे लेट जाएं जो ढूंढ रहे थे। जी वेल डन, सच बोलने वाले अल्हम्दुलिल्लाह इस दुनिया में मौजूद हैं। बाकी आ जाएं अब इधर इनको भी उठा दें जरा। कोई नहीं बेटा, होता रहता है, मेरे साथ कुछ और होता है, तुम्हारे साथ ये हो गया, बैलेंस हो गया, परेशान ना हो। अच्छा जी, अब ये पॉइंट है अगला, पॉइंट नंबर 6। इसके अलावा अगर कोई मसला है तो बता दें। ये जो चिल्ड्रन वाला मसला है ना, ये इस पे डिडक्टेबल अलाउंस नहीं मिलना। ये डिडक्टेबल अलाउंस तब मिलता है जब वो अपने बच्चों की तालीम का खर्चा खुद बर्दाश्त करे। जब वो अपने बच्चों की तालीम का खर्चा खुद बर्दाश्त करे। ये बच्चों की तालीम का खर्चा खुद बर्दाश्त नहीं कर रहा था। He was provided with the following benefit as per employment। इसलिए कितने लोगों के जहन में आया था कि डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करें, तो इसका जवाब मैंने आपको दे दिया। वो तब करेंगे जब वो अपने बच्चों को खुद अपने खर्चे पे बलबूते पे पढ़ाए। लेकिन अगर मंगता है, एम्प्लॉयर से भी मांग रहे हैं, खुदा के लिए मेरे बच्चों की फीसें भी दे दो, मुझे हर महीने 2 लाख भी दे दो, मुझे हॉस्पिटलाइजेशन भी दे दो, मुझे घर भी दे दो, अगर मंगता इस तरह मांग रहा है तो फिर तो इसको एम्प्लॉयर दे रहा है ना, तो फिर नहीं होगा। तो अब इसको बल्कि समझा जाएगा कि एम्प्लॉयर की तरफ से एक बेनिफिट मिला है, तो इसको सिर्फ सैलरी में क्या कर देना था, इंस्टेड ऑफ किसका डिडक्टेबल अलाउंस निकालें। तो लिखना डिडक्टेबल अलाउंस इसलिए माइनस नहीं किया कि एम्प्लॉय ने खुद खर्चा बर्दाश्त नहीं किया। एम्प्लॉय का लफ्ज तो इररेलेवेंट है, जमीर का लफ्ज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिडक्टेबल अलाउंस इसलिए माइनस नहीं किया कि जमीर ने यह खर्चा खुद बर्दाश्त नहीं किया। हाँ, वैसे भी भाई कह रहे हैं टैक्सेबल इनकम 15 लाख से ज्यादा बन रही है, लेकिन वो हमने देखना ही कब था, उस वक्त जब ग्लूकोज नहीं, अब जमाना बदल गया, अब हम कोई ऑरेंज कलर की चीज लाएंगे इंशाल्लाह। पॉइंट नंबर 6, ORS an amount equal to 1 basic salary अच्छा भाई, sometimes it may happen बीस 25 साल एम्प्लॉय ने नौकरी की, रिटायरमेंट के टाइम पे इसको ग्रेचुटी मिली 9 मिलियन, बीस 25 साल इसने नौकरी की और रिटायरमेंट के टाइम पे इसको कम्यूटेशन ऑफ पेंशन मिली। पेंशन तो होते हैं हर महीने मिलती है ना,
कम्यूटेशन ऑफ पेंशन इकट्ठे होके मिलती है। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन मिली 7 मिलियन। इसको प्रोविडेंट फंड मिला, मिला, ये मुज़क्कर है, मिला 5 मिलियन। इसमें सारे सालों का एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है 2 मिलियन, इसमें सारे सालों का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है 2 मिलियन, इसमें सारे सालों का इंटरेस्ट है 1 मिलियन। और इस 5 मिलियन का नाम बता दे कोई। अक्यूमुलेटेड बैलेंस। इस 5 मिलियन का नाम रखा था हमने अक्यूमुलेटेड बैलेंस, ये अमाउंट रिसीव्ड ऑन फाइनल सेटलमेंट। अच्छा, ये पैसे सारे एम्प्लॉय को कब मिले हैं? जब ये क्या हो रहा है, रिटायर हो रहे हैं। 2 मिलियन एम्प्लॉय ने डाला था प्रोविडेंट फंड में हर साल, मतलब 1 साल नौकरी की, 2 साल नौकरी की, 3 साल, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 साल, डैश डैश डाल दिया ना मैंने, 11, 12 साल मिसाल के तौर पर नौकरी करके छोड़ के जा रहे हैं। तो हर महीने को एम्प्लॉय ने डाला था, वो टोटल करके 2 मिलियन इसमें पड़ा हुआ है। हर महीने एम्प्लॉयर ने डाला था, वो टोटल करके 2 मिलियन इसमें पड़ा हुआ है। हर महीने का सारा इंटरेस्ट जमा कर लें तो वो टोटल करके 1 मिलियन इसमें पड़ा हुआ है। तो 5 मिलियन इज द टोटल अमाउंट विच इज कॉल्ड एज अक्यूमुलेटेड बैलेंस लाइंग इन आवर प्रोविडेंट फंड अकाउंट। ये जो पैसे मिले 5 मिलियन, इनका क्या करना है ये हमने डिस्कस कर लिया था। अगर तो ये एग्जेम्प्ट चपेड़, हमेशा अधूरी बात करना, अगर ये रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है तो ये माफ है, अगर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है तो आप लोअर ऑफ चपेड़। यार वो लोअर ऑफ हायर ऑफ हर साल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट का करना होता था कुछ। देखिए ये दो बातें अलग थी, हर साल क्या करेंगे वो अलग डिस्कशन थी, क्लासें ले रहे हैं, और रिटायरमेंट पे क्या करेंगे ये अलग डिस्कशन थी। ठीक है, तो पता नहीं कहां से पढ़े हैं और क्या क्या जाके कर रहे हैं और किसके फ्यूचर से खेल रहे हैं। हर साल क्या करना था वो ये डिस्कस हुआ है, रिटायरमेंट के टाइम पे क्या करना था वो ये डिस्कस हुआ है। हर साल एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इग्नोर करना था, हर साल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का ये करना था, हर साल इंटरेस्ट का ये करना था, वो यहां हुआ है। और रिटायरमेंट के टाइम पर अकोमोलेटेड बैलेंस का क्या करना था वो यहां डिस्कस हुआ है। तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में सारा माफ कर देना था, और जो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड था उसमें हर साल क्या करना था यहां डिस्कस हुआ है, और रिटायरमेंट के टाइम पे क्या करना था वो यहां डिस्कस हुआ है। उसमें हमने पढ़ा था टोटल अमाउंट में से होल एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन माइनस कर दें। मैं नाम पूछ रहा हूं पूरी क्लास में, एक बंदे को नाम पता है अकोमोलेटेड बैलेंस? पता नहीं किनको पढ़ा रहा हूं, कौन लोग आते हैं पढ़ने के लिए, सीरियस ही नहीं है आजकल, वो बच्चे ही नहीं आ रहे, हद होती है। वैसे इससे तो बेहतर है बंदा कोई और काम कर ले, को पढ़ाने का फ़ायदा ही कोई नहीं हो रहा। नहीं, क्या अजीब लोग हैं। अच्छा जी, तो बातें मेरी आपको समझ नहीं आ रही थी, मैं तो अपने आप से बातें कर रहा था। दिल की बात आप तक पहुंच गई है? डिलीट कर दो यार, डिलीट कर दो। अच्छा, मुझे सीरियसली ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही। चलें हाथ ऊपर करें सारे। आवाज आ रही है? आवाज ये
अच्छा, अब आज मेरा ये सवाल है कि रिटायरमेंट के टाइम पे अगर ग्रेचुटी मिलनी है तो इस 9 मिलियन का क्या करना है। रिटायरमेंट के टाइम पे अगर ग्रेचुटी मिलनी है उस 9 मिलियन का क्या करना है। तो रिटायरमेंट के टाइम पे अगर ग्रेचुटी मिलनी है तो वो 9 मिलियन अगर कमिश्नर से अप्रूव्ड है तो सारा माफ, और अगर एफबीआर से अप्रूव्ड है तो 3 लाख तक माफ और बाकी टैक्सेबल। ये सारा पड़ा था, लेकिन ये किसका पड़ा था मेरे भाई, ये अकमुलेटेड बैलेंस का पड़ा था जो रिटायरमेंट के टाइम पे मिलना है। ग्रेचुटी का भी ये अकमुलेटेड बैलेंस होता है जो रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता है। पेपर में पता कैसे चलेगा कि ये वाली अमाउंट्स मिल रही हैं या हर साल जो एम्प्लॉयर डाल रहा है उसकी डिस्कशन हो रही है। इसके साथ लिखा होगा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट फॉर द ईयर, और इसके साथ कहीं सवाल में इंडिकेशन होगी ऑन फाइनल सेटलमेंट ही रिटायर्ड, ही रिजाइंड, ही लेफ्ट। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप नहीं छोड़ते, इस तरह लिखा होगा एम्प्लॉय लेफ्ट, एम्प्लॉय छोड़ के चला गया। तो ये सारी डिस्कशन होती है। तो अब मेरा सवाल यह है कि इसमें आपने ज्यादा डिटेल से चीजें पढ़ी थी। हर साल एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट का क्या करना है। हर साल एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट का क्या करना है। और फिर जब ये सारे इकट्ठे होकर एक बास्केट में मिले तो उस वक्त रिटायरमेंट के टाइम पे इसका क्या करना है, ये डिटेल से डिस्कशन पड़ी थी। लेकिन इनका रिटायरमेंट के टाइम पे क्या करना है वो पढ़ा दिया हुआ मैंने आपको, ये कम्यूटेशन का और ये ग्रेचुटी का। अब मेरा सवाल यह है कि एम्प्लॉयर बीइंग एन अक्लमंद बंदा ये पैसे एकदम कहीं से अरेंज करता होगा रिटायरमेंट के टाइम पे, या ये भी थोड़े थोड़े इकट्ठे करके जोड़ता रहता होगा रिटायरमेंट के लिए। मेरे भाई ये तो एम्प्लॉयर, जैसे कुछ घरों में बेटी पैदा होते ही जहेज खरीदना नहीं खरीदना अलग डिस्कशन है, मिसाल दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा, तो पेटी खरीद ली जाती है एक। तो सिमिलरली, कौन सी लरली, सिमी वाली लरली। सिमिलरली कब ऐसा भी तो हो सकता है कि अक्लमंद एम्प्लॉयर ये कहे कि तुमने मेरे पास मिसाल के तौर पे 9 साल नौकरी की है, 1 मिलियन इस साल में जोड़ लिया एक। अच्छा, इसमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नहीं होता, एम्प्लॉय नहीं कंट्रीब्यूट करता, कहते ग्रेचुटी सारी तेरी तरफ से। एम्प्लॉयर कहते चल जा ठीक है। इसमें एम्प्लॉय नहीं कंट्रीब्यूट करता, तो डेट इज सोली एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है। अब एम्प्लॉयर क्या करता है, हर साल थोड़े 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 पैसे इकट्ठे करते रहते हैं ताकि रिटायरमेंट तक 9 मिलियन इकट्ठा हो जाए, मैं उसको दे दूं। अब अगर कभी पेपर में आ जाए कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट टू द ग्रेचुटी फंड ड्यूरिंग द ईयर, तो वो फिर ये वाली अमाउंट होगी, वो ये 9 मिलियन नहीं होगा जो रिटायरमेंट के टाइम पे मिल रहा है। अल्लाह का शुक्र है जमीर हमारे सवाल में रिटायर भी नहीं हो रहा। फिर आए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ड्यू इन द फंड, फंड से मुराद वो पेटी, ड्यूरिंग द ईयर। और आपको पता है पेटी का ताला बस एक दफा खुलता है जब चीज डालनी हो, और फिर एक ही दफा पेटी काट दी जाती है चीजें जब निकालनी हो एट द टाइम ऑफ जहेज। तो समझाने के लिए जरा बड़े लेवल की बात की है क्योंकि आजकल तो अजीब लगता है ना, पेटियां जा रही हैं तो कुछ और चीजें में डाल के भेजते हैं लोग। तो अब बात मोहतरम यह है कि इधर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी होता है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी होता है, इंटरेस्ट भी होता है, लेकिन इधर सिर्फ हर साल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है, इधर भी हर साल क्या होता है। अब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को हर साल इग्नोर करना है आपने। वजह तो आसान सी है, क्योंकि इनको रिटायरमेंट के टाइम पे देख लेंगे क्या करना है इनका। इनको इधर मुतवज्जे करते हैं, इधर क्लास हो रही है। तो आपने हर साल का क्या इग्नोर करना है बोले, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। और अगला काम क्या करना है बोले रिटायरमेंट के टाइम पे इनका ये सलूक कर लेना है। रिटायरमेंट के टाइम पे इनसे ये सलूक करेंगे और हर साल इनका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इग्नोर करेंगे। ये बात अब आप आके पहले जरा पेज 108 पे लिखें। ये ऊपर वाले 2 डब्बे उस वक्त की ट्रीटमेंट बता रहे हैं जब एम्प्लॉई नौकरी छोड़ के जा रहा है। छोड़ने का मतलब रिटायर भी हो सकता है, छोड़ने का मतलब रिजाइन भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना बात। ही लेफ्ट द ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला गया। ये ऊपर वाले दोनों डब्बे तब लगेंगे
भाई नीचे लिखना पड़ेगा तो फिर ऊपर वाले डब्बे होंगे। ऊपर लिख रहा है पागल, नीचे लिख तो फिर ऊपर वाले डब्बे होंगे। ये ऊपर वाले डब्बे तब लगेंगे जब एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहा हो। देखो इसने ऊपर लिख रहे हैं, इसने लिखा नीचे वाले डब्बे, ये दोनों डब्बे तब लगेंगे। ये ऊपर वाले डब्बे तब लगेंगे जब एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहा हो, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहा हो, ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर घर जा रहा हो। जब एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जा रहा हो, छोड़ने का मतलब लिखना है रिटायर, रिजाइन, जो भी लिख लें। अच्छा, अगली बात अगर मैं लिखवाने की कोशिश करूं तो अगर समझ आई तो लिखिएगा, वरना फिर किसी और तरीके से लिखवाने की कोशिश करूंगा। इन पैसों को अरेंज करने के लिए एम्प्लॉयर क्या करता है, हर साल थोड़े थोड़े पैसे अलग करके किसी बास्केट में, किसी लॉकर में रखता रहता है। बास्केट तो नहीं होगी, लॉकर ही होगा मेरे ख्याल से, कोई जहां से चोर ना ले जाए। तो इन पैसों को जमा करने के लिए एम्प्लॉयर हर साल थोड़े थोड़े पैसे लॉकर में डालता रहता है। वो जो हेज वाला कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, लॉकर में डालता रहता है। ये जो हर साल एम्प्लॉयर थोड़े थोड़े पैसे लॉकर में डालता रहता है, इनका क्या करना है, इनको मैंने क्या इग्नोर करना है। क्यों? क्योंकि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट देख लेंगे इन चीजों को क्या करना है, लेकिन हर साल थोड़े थोड़े पैसे एम्प्लॉयर ने डाले, उनको सिरे से क्या कर दें, इग्नोर कर दें। तो लिखे, जब तक ये नौकरी में होगा और एम्प्लॉयर इसके लिए पैसे इकट्ठे करता रहेगा किसी फंड में, जब तक ये नौकरी में होगा और एम्प्लॉयर इसके लिए पैसे इकट्ठा करता रहेगा किसी फंड में, तो इसको इग्नोर करना है। हर साल एम्प्लॉयर इसके लिए जो फंड में पैसे इकट्ठा करता रहेगा, जब एम्प्लॉय नौकरी में होगा तो इन पैसों को इग्नोर करना है। और ये जो एम्प्लॉयर हर साल पैसे इकट्ठा करता रहेगा, इसका नाम क्या होगा, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्रेचुटी फंड या एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड। नहीं, प्रोविडेंट फंड के तो अलग रूल है। अब ये नीचे वाली लाइन लिखी है, इसकी हेडिंग बना लें एंड पे या ब्रैकेट में। इट इज कॉल्ड एज एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर जमा कर रहे हैं या दे रहे जहेज के टाइम पर, जमा कर रहे हैं। जम पेटी में जाने का नाम कॉन्ट्रीब्यूशन, पेटी देने का नाम रिटायरमेंट। चलो बेटी अब घर से जाओ, अल्लाह आपको मुबारक करे नया घर। अच्छा तो इट इज कॉल्ड, अच्छा डब्बे के अंदर आके लिख रहा है इट इज कॉल्ड, हालांकि डब्बे की चीजें रिटायरमेंट के टाइम पे मिलनी है। चुपेड़, डब्बे के अंदर आके नहीं लिखना इट इज कॉल्ड, जो दूसरी वाली लाइन लिखवाई है उसके साथ लिखना है। इट इज कॉल्ड एज एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्रेचुटी फंड एंड पेंशन फंड। आप आखिर में लिख लिए, मेहरबानी लिख लें। इट इज कॉल्ड एज एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्रेचुटी फंड एंड पेंशन फंड, और पेंशन फंड कर दो, एंड पेंशन फंड कर दो। क्लास के बाद आके कुछ कर लेते हैं, क्योंकि यार छोड़ा करो बात को, खत्म हो गई है बात। इतना लंबा टाइम जाया करके ये फिक्रा पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैं जा रहा हूं फिर। एन अमाउंट इक्वल टू 1 बेसिक सैलरी, कितना है, 2 लाख, was paid by employer to a fund, to pension fund, was paid by employer to pension fund। क्या एम्प्लॉयर ने इसको पेंशन दी है जो रिटायरमेंट के टाइम पे एग्जेम्प्ट करनी है, या एम्प्लॉयर ने इसकी पेंशन के लिए पैसे अलग करके रखे हैं,
एम्प्लॉयर ने इसकी पेंशन के लिए पैसे अलग करके रखे। अब क्या करें इसका? अच्छा, ये वो पेंशन फंड नहीं है जो वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल्स वाला है, वो एम्प्लॉयर अलग करके नहीं रखता, वो एम्प्लॉय खुद अपनी पेंशन के लिए हुकूमत को जमा कराता है, वो कुछ और है। तो छोटा सा लिख लें, एम्प्लॉयर ने उसकी पेंशन के लिए पैसे जोड़ने शुरू कर दिए। क्या करना है इन पैसों का? रिटायरमेंट के टाइम पे देखेंगे, रिटायरमेंट के टाइम पे देखेंगे। एम्प्लॉयर ने उसके लिए पैसों को जोड़ना शुरू कर दिया। वापस आ जाना जिथे दी खोती, क्वेश्चन नंबर 40 10। एम्प्लॉयर ने उसके लिए पेंशन के पैसे जोड़ने शुरू कर दिए। हद हो गई, 1 घंटा हो गया क्लास का, मुझे कुछ भी नहीं पढ़ाया, मुझे समझ नहीं आती घर जाके क्या याद करूं। मैंने सोचा होता है 1.5 सफ़ा याद करूं, अभी तक 1 सफ़ा नहीं पढ़ाया इन्होंने। कल टेस्ट होगा, ये चाय वाला कप मारूं तेरे सर में, इसमें पूछने वाला सवाल है। सिलेबस मेरे बेटा BRS कर लेना, कंट्रोल अकाउंट कर लेना, ठीक है, न्यूटन प्रोटॉन कर लेना। हाँ, बिजनेस का चैप्टर निकाल लें। वो देगा फिगर निकाल के, नहीं देगा, हो नहीं सकता। अच्छा, कितने लोग 2-3 दिन से मैं बताऊं सीरियस हो गए कि अब चीजें जरा सही तरह पढ़ लें आइंदा भी, और पिछली को भी जरा नजर मार लें, क्योंकि वरना गेम आउट हो जानी है। ऑलरेडी सीरियस। पॉइंट नंबर L, भाई बड़े अच्छे मौके पे आप सीरियस हो गए हैं, क्योंकि बिजनेस का जो मेन सेक्शन है ना वो यही है, सेक्शन 21। सबसे मेन सेक्शन बिजनेस का यही है, सेक्शन 21। बड़े अच्छे मौके पे आप जो है वो हो गए हैं अटेंटिव। अच्छा, पेपर में कई दफ़ा ऐसा हो रहा है कि चीज़ें आ रही हैं और किसी बच्चे को कुछ चीज़ें लाइन पढ़ के पता नहीं चलती ये क्या था। जब उसको डिस्कशन में या उधर इधर बताते हैं तो कहते हैं अच्छा ये लिखना था, ये तो मुझे आता था। अब ऐसी चीज़ें पेपर में 10, 15, 20% हो सकती हैं। इसका हल एक ही है, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना, कि चीज़ों से आप यूज टू हो जाएं। आपको क्यों अपना नाम आता है, बार बार बोला सुना, ठीक है। कई दफ़ा कोई लड़का होता है साथ बैठता है, आपको कभी भी नाम नहीं याद रहता, हालांकि किसी ने बुलाया भी होता है, आप फोकस ही नहीं करते। तो प्रैक्टिस, तो इसका हल यही है कि बैठे बैठे चलो यार मैं जरा प्रॉपर्टी के चैप्टर पे नज़र मार लूँ। ऐसे लेटने लगे ना सोते हुए, चलो यार प्रॉपर्टी, नहीं आई एम नॉट जोकिंग, मेरा आपका मजाक नहीं है, आपका मेरा भी नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट सो। तो लेटे लेटे ऐसी तरह इस पर नज़र मार लें। चलो यार घर वाले कह रहे हैं कहीं जा रहे हैं, तो चलो यार जाने लगे, तो मोटरसाइकिल पे पीछे बैठ के जो है और रास्ते में नज़र मार ली। बस कहीं ना कहीं आते जाते जो है ना नज़र मारते रहें, इसके ऊपर नज़र मारते रहें, ठीक है। कुछ दोस्त खड़े होकर बातें कर रहे हैं, कैंटीन पे गए, समोसे ऑर्डर किए, उसने कहा मैं गर्म करके देता हूँ, आप लोग तुम बातें करो, मैं जरा साइड पे होकर थोड़ा, इस तरह और कोई हल नहीं है इन चीज़ों का। ओके, पॉइंट नंबर L, चैप्टर कौन से? पहली दफा रिपेयर कितने की कराई? 80,000 की। ये रिपेयर का क्या बन रहा है? टी काउंट। ये रिपेयर का क्या है? पहली दफा रिपेयर कितने की कराई? दूसरी दफा रिपेयर कितने की कराई?
1 लाख की, ये वो स्टूडेंट है इधर अटेंटिव, इनको कर दें सेकंड लाख जी इधर। अगली दफा रिपेयर कितने की कराई, उससे इधर देखें ना, खुदा के लिए इधर देखें, इधर क्लास हो रही है। तीसरी दफा रिपेयर कितने की कराई, चौथी दफा 22,000 टोटल। जिस टी काउंट का साल का टोटल 2.5 लाख से ज्यादा हो, जिस टी काउंट का साल का टोटल 2.5 लाख से ज्यादा हो, उसको हमने डेंजरस अकाउंट कहना है। उसको हमने क्या कहना है, डेंजरस अकाउंट। लॉ में लिखा हुआ है या अपनी तरफ से मार रहे हैं हम, अपनी तरफ से मार रहे हैं। डेंजरस का लफ्ज़ लॉ में नहीं लिखा हुआ, अपनी तरफ से। तो जिस टी काउंट का साल का टोटल 2.5 लाख से ज्यादा हो। अब भाई कोई बात समझाने के लिए की जा रही होती है। आप लोगों से सुना जा रहा था कि सैलरी एरियर में मिले तो कैसे करेंगे। तो अगर आप ऐसे मुझे सुना दें कि इफ़ अ सैलरी इज रिसीव्ड इन एरियर्स देन वी मे हैव 2 ऑप्शंस, द ऑप्शन नंबर 1 इज, इस तरह नहीं है। लॉ में तो ये लिखा हुआ है कि वेयर अ सैलरी इज पेड टू अ पर्सन इन एरियर्स एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ही इज चार्ज टू हाई रेट, ही मे ऑप्ट, कि उस साल का रेट लग जाए जिस साल उसने कमाई थी। अब जिस तरह लॉ में लिखा हुआ है उस तरह समझाएं, ना कि जिस तरह मैंने समझाया उस तरह बताएं। ये तो अजीब सी बात है। ओके जिस टी काउंट का साल का टोटल 2.5 लाख से, उस टी काउंट का नाम होगा डेंजरस अकाउंट में अलार्मिंग पेमेंट्स ढूंढनी है। डेंजरस अकाउंट में क्या ढूंढनी है, अलार्मिंग पेमेंट्स। अलार्मिंग पेमेंट्स वो होंगी जो 25,000 से ऊपर की हों। अलार्मिंग पेमेंट्स कौन सी होंगी, अगर डेंजरस अकाउंट में हाइब्रिड प्लीज बातें ना इधर व्हाइट बोर्ड की तरफ देखें, लास्ट रो। अगर डेंजरस अकाउंट में अकाउंट डेंजरस है 2.5 लाख से ज्यादा है, अगर डेंजरस अकाउंट में अलार्मिंग पेमेंट्स, ये तो अलार्मिंग नहीं है, अलार्मिंग पेमेंट कौन सी है जो 25,000 से, अगर डेंजरस अकाउंट में अलार्मिंग पेमेंट्स 25,000 से ज्यादा वाली कैश में पे कर दी तो ये जुर्म है, क्योंकि इससे पता नहीं चलेगा लॉ मेकर को आपने अमाउंट कितनी पे की, तो क्योंकि बैंक वगैरह से वेरीफाई हो नहीं सकेगी। तो अब आपको सजा ये मिलेगी कि 80,000 जमा 1 लाख जमा 90,000, 2,70,000 आपका डिसअलाउ हो जाएगा। खर्चे में माइनस करने की इजाजत, 2,92,000 में से 22,000 आपको खर्चा माइनस करने की इजाजत है और 2,70,000 माइनस करने की इजाजत। सो व्हाट इज नॉट अलाउड, डेंजरस अकाउंट कौन सा है, जिसका साल का टोटल 2.5 लाख से, उसमें इंडिविजुअल पेमेंट अगर 25,000 से ज्यादा हो तो उसको आप कैश में पे, हाँ अगर ये बैंक के थ्रू पे कर दी जाती है, वो बैंक में हम देख लेते हैं, क्रॉस चेक भी है, बैंकिंग चैनल भी है, यहाँ काफी ज्यादा मेथड अलाउड है। अगर बैंक में पेमेंट कर दें फिर ठीक है, फिर कोई मसला नहीं। अच्छा जी बता दें जी इधर कितना खर्चा अलाउड है, कितना नॉट अलाउड है। कितने कह रहे हैं सारा ही नॉट अलाउड है, हाथ खड़ा करें। हाइब्रिड में, फिजिकल में सारा नॉट अलाउड है। कितने कह रहे हैं सारा अलाउड है, वो हाथ खड़ा करें। बस जिनको बात समझ आ गई है उनको समझ आ गई है। ये अकाउंट ही डेंजरस नहीं है, ये अकाउंट ही डेंजरस नहीं है। नहीं सर लाख रुपया कैश में पे कर रहे हो, मैं क्या करूं फिर, एफबीआर को मेल करने फिर आपको ज्यादा। वो तस्वीरें भी सारी दिखाऊंगा, नोट करने का टाइम दूंगा। नोट करने के लिए पूछ रहे थे, मैंने बाकियों को टाइम दिया तो फिर तुम मेरे खास हो यार, पहली रो में बैठते। अच्छा तो आप बताएं ये अकाउंट ही डेंजरस, तो अगर खर्चा कैश में भी पे हो जाए तो कोई मसला, फील करें आंसर आपके पास आ रहा है, जा रहे आ रहे जा रहे, आगे है, जा रहे कहां, चपेट मारूं आगे। ओए हो हो अल्लाहु अकबर। अकाउंट क्या है पेमेंट्स सारी अलार्मिंग है, क्यों नहीं अलार्मिंग, इनको उठा दें जरा, क्लास हो रही है।
इधर इधर क्लास हो रही है। सारी पेमेंट्स 25, इधर देख रहे हैं ना क्या किताब पे अभी तक मैंने कोई बात की है? तो आपका मुंह बिल्कुल ऐसे होना चाहिए और आंखें ऐसे। साइड पे हट जा, मुझे कॉन्सेप्ट समझ लेने दे। मुंह बंद। अकाउंट क्या है? अलार्मिंग डेंजरस अभी तक सही नहीं हुआ हमारा। जाना क्या है हमने, कौन चीज रहे हैं हम सारी अटेंटिव होते हैं चीजों को। ये ब्लैक है, ये कोई और रंग है, ये सफेद है, ये ब्राउन है, ये इसी तरह की बातें हो रही हैं। नहीं कौन सा बताया था? अच्छा ये ब्लैक बताया था। अच्छा अच्छा, मैं इसको ब्लैक समझ रहा था। तो अकाउंट क्या है? पेमेंट्स अलार्मिंग, इसलिए आपके सामने थोड़ी देर में आंसर खुलने लगे। और आंसर नॉट अलाउड, यानी सारा ही क्या है? कोई मसला नहीं, कैश में पे करो, कोई मसला नहीं, कैश में पे करो। पेमेंट ही कितनी है? 25,000 से कम है। डन। ऐसा टी अकाउंट जिसमें 2.5 लाख से टोटल ऊपर हो, उसमें 25,000 से ऊपर अगर आप कैश पे कर दें तो डेट इज प्रॉब्लम। जी, टी अकाउंट डेंजरस, पेमेंट्स लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में रिलैक्सेशन है। ये एक्सेप्शन है जनरल रूल की। ये जनरल रूल की क्या है? अब ये तो आपको ऑब्वियसली समझ नहीं आनी थी ना, ये तो मैं नहीं बतानी थी। तो ये तो नहीं कहता अच्छा ये भी होता है, ये कैसे पता चलेगा पेपर में? अब आज कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। तो ये जो है रिलैक्सेशन अवेलेबल है 5 चीजों में, क्योंकि वो 5 चीजें ऐसी हैं जो पाकिस्तान में अक्सर पे ही कैश में होती हैं। ये 5 चीजें ना इस तरह की होंगी, अभी मैं पढ़ाऊंगा। बिजली के बिल है, डाक खाने से टिकटें खरीद ली, कोई ट्रैवलिंग का किराया पे कर दिया, कोई सवारियां इधर उधर से लेके जानी है उसका किराया पे कर दिया, कोई सामान इधर उधर से लोड कराना है उसका किराया पे कर दिया, हुकूमत को टैक्सेस दे दिए। ये 5 खर्चे बिजनेस के ऐसे हैं जो पाकिस्तान में होते ही अक्सर कैश में पे हैं। तो इसको लॉ मेकर मैंने ग्रीन हाईलाइट इसलिए किया, इसको ग्रीन सिग्नल है, इधर कोई मसला नहीं, नीचे जो मर्जी लुट मचाएं। तो अब इसका माना के अकाउंट और पेमेंट, लेकिन ये टी अकाउंट का नाम इस रूल की एक्सेप्शन है। सॉल्यूशन खुलने लगे आपके सामने। नॉट अलाउड कितने? तो फिर सारा ही क्या है? अलाउड। नॉट अलाउड का मतलब है टैक्स वाले माइनस नहीं करने देंगे, अलाउड का मतलब है टैक्स वाले माइनस करने। नॉट अलाउड 0 है, तो फिर अलाउड पूरा का पूरा। रीजन क्या है? बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी। अब मैं टी अकाउंट खोल रहा हूं, हर टी अकाउंट पे आपको 10 सेकंड दूंगा नोट करने के लिए। आपने नोट करना तो करना। हाँ जी, हर टी अकाउंट पे जहां मर्जी नोट कर लें, रजिस्टर पे नोट कर लें, कहाँ मर्जी। कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। चारों की पिक्चर इकट्ठी तो मुश्किल होगी। चलो 15 सेकंड ले लो। चलिए हम ठीक है, नहीं बना सके अगला बना लें, किसी से बाद में देख के बना लीजिएगा।
ये 12 पेमेंट्स हैं, 12 पेमेंट्स हैं 22,000 की। ये मेरे ख्याल से साथ वाले से नोट करवा लें, ये ना उससे नोट करवा लें। हाइब्रिड में माइक ले लेना, लास्ट रो में कोई सवाल जहन में आ रहा है मेरे से पूछ लें। क्लियर हो गया? हाथ खड़ा कर दें जी, शुक्रिया। इन्होंने को 2 नंबर ही मारी है, 22,000 के डैश 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 डाल के। मुराकबे से बाहर आ जाएं, चौथा अकाउंट खुलने लगे। हाइब्रिड में सेकंड रो, मुराकबे से बाहर आ जाएं, चौथा अकाउंट बना लें। अगर टी अकाउंट का कैरी डाउन साल का 2.5 लाख से ज़्यादा हो और इंडिविजुअल पेमेंट 25,000 से ज़्यादा और कैश में पे हो तो ये जुर्म है। लेकिन अगर टी अकाउंट का नाम ही तो कोई मसला नहीं है। चलें जी, दीवार से टेक नहीं लगानी। अब दरवाजे के साथ हाइब्रिड में प्लीज़ दीवार से टेक नहीं लगानी, दीवार गिर सकती है। पेज नंबर बॉयज़ फिजिकल क्लास, साथ वाले के दिल पे हाथ रखें, धक धक कर रहा है। वॉइस नोट आज देखे जाएंगे आपके। आज तजर्बा ना करें, शुरू थोड़ा सा इसका ज़रा। Any expenditure for a transaction paid under a single account head। ये कितने अकाउंट हेड थे हमारे पास? 4। सिंगल अलग अलग बना के 4 थे ना टोटल, तो हर अकाउंट को अलग टी अकाउंट कहते हैं, सिंगल अकाउंट हेड, जिसका टोटल साल का 2.5 लाख से। If the payment is made through following modes, the deduction will be any expenditure for a transaction under a single account head जिसका टोटल 2.5 लाख से बढ़ जाए, वो नॉट अलाउड है खर्चे। However, ताहम if the payment is made through following modes, then deduction will be allowed। इसमें 25,000 वाली बात उसने नीचे लिखी है, वो मैं पढ़ा देता हूं। पेमेंट किससे हो सकती है? ज़ाहिर बात है ड्रॉन ऑन बैंक ही होता है, बैंक पे ड्रॉ होता है। क्रॉस बैंक ड्राफ्ट और पे ऑर्डर, ये भी बैंक का ही एक तरीका है। एनी अदर क्रॉस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट शोइंग ट्रांसफर ऑफ अमाउंट फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ द टैक्स पेयर। ये बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ द टैक्स पेयर से ट्रांजैक्शन निकलनी चाहिए, यानी पैसे निकलने चाहिए। Any other cross banking instrument showing transfer of amount from the business bank account of taxpayer। बिजनेस बैंक अकाउंट से पेमेंट्स होनी चाहिए या पर्सनल बैंक अकाउंट से?
बिजनेस बैंक अकाउंट से। ऑनलाइन ट्रांसफर फ्रॉम बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ द पेयर टू द बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ द पेई। पेयर कौन होता है? कस्टमर। और पेई कौन होता है? दुकानदार, शॉपकीपर। फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ द पेयर टू द बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ द पेई एज वेल एज पेमेंट थ्रू credit card shall be assumed as transaction through banking channel. If the transaction is verifiable from the bank statements of payer and, अगर ये ट्रांजैक्शन वेरीफाई हो रही है दोनों के किससे? बैंक अकाउंट से। जाहिर बात है। और बैंक अकाउंट भी कौन सा होना चाहिए? बिजनेस बैंक अकाउंट या पर्सनल बैंक अकाउंट? अबव प्रोविजन shall not apply in case of खर्चे not exceeding 25,000। अगर खर्चे 25,000 तक हैं तो खैर है, कोई मसला नहीं। अगर खर्चे 25,000 तक हैं तो खैर है, कोई मसला। नॉट एक्सीडिंग, ऊपर वाली प्रोविजन नहीं लगेगी अगर खर्चे 25,000 से नहीं बढ़ रहे। और अगर बढ़ रहे हैं तुम ना जाना, अगर तुम्हें बड़ा भाई ना लेने आया, आसान बात नहीं है, अगर बड़ा भाई लेने आया तो चले जाना। तुम ना खाना खाना, अगर फ्रिज में ना पड़ा हुआ, अगर पड़ा हुआ तो खा लेना। ऊपर वाली प्रोविजन नहीं लगेगी अगर खर्चे 25,000 से नहीं बढ़ेंगे। तो लिखें अगर 25,000 से बढ़ गए तो ऊपर वाली प्रोविजन लगेगी। अगर बी नहीं, बाजी बाजी बाजी, अगर 25,000 से बढ़ गए खर्चे तो ऊपर वाली प्रोविजन लागेगी। लगेगी लागेगी। इस तरह की बातें करा लो। पंद्रह मिनट के लिए रिलैक्स होने के लिए लेटते हैं, 5 मिनट बाद एकदम उठ जाते हैं, नहीं 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 मैंने पढ़ना है। 1 2 लोग 3 लोग माशाल्लाह। भाई हम तो पढ़ाई में कभी बोर होते थे, करते करते सब्जेक्ट चेंज कर लेते थे। सब्जेक्ट नहीं चेंज करते, इस सब्जेक्ट का टॉपिक चेंज कर लेते थे। बिना पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, सैलरी शुरू कर दी। सैलरी भी पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, दूसरा सब्जेक्ट शुरू कर दिया, नहीं तो तीसरा सब्जेक्ट शुरू कर दिया, वापस फिर पहले पे आ जाते थे। ये एंटरटेनमेंट इतनी अच्छी है सीए में माशाल्लाह। पॉइंट नंबर बी, 5 खर्चे ऐसे हैं जिन पे ये सेक्शन सिरे से लागेगा ही नहीं। बिजली के बिल, बोले हाँ या ना? गलत बात, ये बिजली के बिल नहीं है, ये यूटिलिटी बिल्स हैं। बिजली के हों, गैस के हों, पानी के हों, टेलीफोन के हों, ये सारे फ्रेट चार्जेस, किराया, ट्रेवल फेयर, बस ये दोनों में ऐसे डिफरेंस है शायद, जैसे इसमें सवारियां जा रही हैं, बंदे जा रहे हैं, किसी में गुड्स जा रही हैं या डंगर जा रहे हैं। तो डंगर ट्रांसपोर्ट होते हैं, एनिमल्स कहते हैं उसको अंग्रेज, हम लोग जानवर कहते हैं। पोस्टेज, डाकखाने में कैलकुलेटर पे निकालो पोस्टेज कितना बन रहा है। पेमेंट ऑफ टैक्सेस, पेमेंट्स ऑफ ड्यूटीज, पेमेंट्स ऑफ फीस एंड पेमेंट्स ऑफ और एनी अदर। हुकूमत को अगर आप टैक्स वगैरह, ड्यूटी वगैरह, फीस वगैरह, फाइन वगैरह या और कोई भी पैसे पे करें तो हुकूमत हमेशा कैश लेना पसंद करती है। अच्छा, इधर कह रहे हैं फाइन कैश में भी पे कर दो तो खैर है। अच्छा, ये पेमेंट्स गवर्नमेंट को हैं, पेमेंट टू गवर्नमेंट
ऑफ टैक्सेस, ऑफ ड्यूटीज, ऑफ फीस, ऑफ फाइन्स, ऑफ एनी अदर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, ये पेमेंट गवर्नमेंट को है। ये पेमेंट किसको है? पेमेंट टू गवर्नमेंट ऑफ बला 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 एंड बला 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 एंड बल बल बल। अब एक सवाल ये राइज होता है कि वही इस्तेमाल कर रहा था, मैं मारूंगा, आपने मुंह एकदम ऐसे नीचे गिराना है। गुड। अच्छा, एक सवाल अराइज होता है कि अगर कभी आप फाइन पे करें गवर्नमेंट को, तो हमने ये पढ़ा था कि ये तो सिरे से माइनस करने की इजाज़त ही नहीं है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है अगर आप फाइन गवर्नमेंट को कैश में भी पे कर दें तो माइनस करने की। तो इसलिए लोगों का ये कहना है कि फ़ाइन वाला पॉइंट इधर नहीं होना चाहिए, बाकी सारे पॉइंट सही हैं, क्योंकि फ़ाइन तो सिरे से ही माइनस करने की इजाज़त नहीं है। हाँ, कल को अगर कभी हुकूमत ये पॉइंट डिलीट कर दे लॉ से, पॉइंट जी, तो फिर फ़ाइन अगर कैश में भी पे करते हैं तो माइनस करने की इजाज़त होगी, लेकिन जब तक पॉइंट जी लॉ में है तो अपेरेंटली इस फ़ाइन की यहाँ कोई तुक नहीं बनती। तो इसलिए अगर ये ना भी लिखा हो तो बेहतर है। पेपर में थ्योरी का सवाल आया तो लिख दीजिएगा, लेकिन इससे ये कॉन्सेप्ट ना समझे कि फ़ाइन अगर कैश में पे कर दें तो माइनस करने की इजाज़त है, क्योंकि फ़ाइन तो सिरे से ही, और ये फ़ाइन है सिर्फ गवर्नमेंट वाले, और कोई फ़ाइन नहीं है। गवर्नमेंट को आपने फ़ाइन किस में पे करने हैं? कैश में कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन एक और मसला है ना कि फ़ाइन सिरे से पे ही, तो लिखें छोटा सा, यहां लिखा हुआ फ़ाइन कैश में भी पे कर दें, लेकिन असल बात यह है, लिखें यहां लिखा हुआ फ़ाइन कैश में पे कर दें। भाई इस बोतल का साइज थोड़ा बढ़ाओ ना, ये तो एक ग्लास के लिए काफ़ी है। अच्छा, माशाल्लाह। यहां लिखा हुआ फ़ाइन कैश में पे कर सकते हैं, लेकिन असल बात यह है कि गवर्नमेंट को फ़ाइन पे करना नॉट अलाउड है। यहां लिखा हुआ फ़ाइन कैश में पे कर सकते हैं, लेकिन असल बात यह है कि गवर्नमेंट को फाइन पे करना सिरे से नॉट अलाउड है। कौन से सिरे से? यानी गवर्नमेंट को फाइन पे करना नॉट अलाउड है। काटना नहीं है, देखो जिस चीज को काटने को कहा जाए वो काटा करे। एम्प्लॉयर को हम कहते हैं काटो, एम्प्लॉय की सैलरी पे टैक्स। कंपनी को हम कहते हैं शेयर होल्डर के डिविडेंड पे टैक्स काटो। है ही नॉट अलाउड। हाँ, सिरा अगर नहीं समझ आ रहा तो लिख लो है ही नॉट अलाउड। अच्छा, कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो हाइब्रिड में सेकंड लास्ट रो में बातें करते हैं। कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो जिनको तनख्वाह कैश में पे की जाती है। किसी की 20,000 तनख्वाह है, ऑफिस बॉय है, कोई सिक्योरिटी गार्ड है उसकी 25,000 तनख्वाह है, कोई कैशियर है उसकी 30,000 तनख्वाह है। तो लॉ मेकर कहते हैं तनख्वाह के केस में, सैलरी के केस में आपने टोटल तनख्वाह नहीं देखनी कि साल की कितनी है। यहां साल का टोटल नहीं देखा जाएगा 2.5 लाख, यहां महीने का टोटल देखा जाएगा और वो 32,000 है। इस 32,000 से मुराद ना ये नहीं है कि उसकी बेसिक सैलरी, जब ये सैलरी का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा तो फिर 32,000 में उसकी बेसिक सैलरी जमा हाउस रेंट अलाउंस जमा डियरनेस अलाउंस, वो सारी जो चीज़ें कैश में पे हो रही हैं वो होंगी मुराद। तो जैसे बेसिक सैलरी इसको 20,000 मिल रही है, डियरनेस अलाउंस 5,000 मिल रहा है, एंटरटेनमेंट अलाउंस 2,000 मिल रहा है, तो इसकी सैलरी कितनी है? 25,000 है, 20,000 है या 27,000 है? बेसिक सैलरी इसको 20,000 मिल रही है, बेसिक सैलरी 20,000 मिल रही है, हाउस रेंट अलाउंस 5,000 मिल रहा है, डियरनेस अलाउंस 2,000 मिल रहा है, टोटल
दिस 27,000 इज लेस देन 32,000, सो वी कैन पे इन कैश। हम कैश में पे कर दें, कोई मसला नहीं। तो किसकी तनख्वाह कैश में पे की जा सकती है? जिसकी तनख्वाह 32,000 से कम हो, या 32,000 भी हो तो खैर है। जिसकी तनख्वाह 32,000 से ज्यादा हो, नोट तल लें, तल लिया नोट 32,000 27,000 वाला जल्दी। अच्छा, दो तरीके से पेमेंट हो सकती है। पेमेंट कितने कितने तरीके से हो सकती है? दो तरीके से। नंबर 1, या तो आप, इसमें 5 तरीके नहीं है, इसमें 2 तरीके हैं। या क्रॉस चेक ले लें। आजकल ये असूल बना हुआ है कि एम्प्लॉयर्स ये करते हैं कि चेक बना के नहीं देते एम्प्लॉय को। एम्प्लॉयर, जैसे हमारा कॉलेज है, वो एम्प्लॉय को कहते हैं, सारे एम्प्लॉयज़ को, कि ये करीब में मीज़ान बैंक की ब्रांच है ना, यहाँ जाके अकाउंट खुलवा लो। तो सारे अपने जाके अकाउंट खुलवा लेते हैं और फिर ये एक ही दफ़ा मीज़ान बैंक में जाके उनके अकाउंट्स में डायरेक्टली पैसे कॉलेज वाले ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसको डायरेक्ट ट्रांसफ़र कहा जाता है, इसे क्रॉस चेक नहीं कहा जाता। इसका फ़ायदा ये होता है कि कॉलेज को चेक नहीं बनाने पड़ते। तो 50 एम्प्लॉयज़ हैं, 50 चेक बनाने पड़े, फिर उस पर साइन करने पड़े, वो बड़ा लंबा काम है। तो एक ही शीट बना लें, वो शीट कॉपी पेस्ट कर लिया करें हर महीने, और उस शीट के ऊपर महीने का नाम बदल के एंड पे एक ही साइन करके बैंक को जमा करा दें। बैंक वो शीट सामने रख के देखेगा कि प्रिंसिपल साहब के साइन इस पे हैं, तो एम्प्लॉयज़ के रेलिवेंट अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर कर देगा। तो डिफरेंट डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ फंड्स टू एम्प्लॉयज बैंक अकाउंट और थ्रू डिजिटल मीन्स, या फिर को आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर दें अकाउंट में। ये सारे तरीके हैं अलाउ, कोई मसला नहीं है इनमें। A company made the following payments to its employees. You are required to calculate the amount of deduction which will not be allowed under that income from business. अबू बकर, उमर, उस्मान, अली को पेमेंट्स हो रही हैं। एज पर द पॉलिसी ऑफ कंपनी, द मंथली पेमेंट ऑफ सैलरी बिलो 34,000 इज मेड इन कैश। कंपनी की पॉलिसी है कि 40,000 से नीचे की पेमेंट, 34,000 से नीचे की पेमेंट किस में करनी है? एंड अदर पेमेंट्स आर बीइंग डायरेक्टली ट्रांसफर टू। यार ये पॉलिसी गलत बनी हुई है। पॉलिसी क्या होनी चाहिए थी? अब इस पॉलिसी के गलत होने की वजह से मेरे ख्याल से इनको कैश में पेमेंट्स हो गई होंगी, इनको कैश में पेमेंट्स हो गई होंगी और इनको तो इनका तो मसला ही कोई नहीं। मतलब ये है कि इनकी खैर है, ये सारा तो अलाउड, क्योंकि ये तो पेमेंट ही अल्लाह का शुक्र है इनके अकाउंट में ट्रांसफर करके हुई है। लेकिन ये भी अलाउड है, क्योंकि चाहे कंपनी की पॉलिसी है लेकिन है तो इसकी पेमेंट 25,000 से कम ना। ये मसला 32,000, ये मसला है। कंपनी की पॉलिसी कह रही थी 34,000 तक कैश ले जाओ, तो ये भी कैश ले गए होंगे। अब क्या करें? 1,65,000 इज 1,65,000 को खर्चे में माइनस नहीं करेंगे। एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर, प्लांट खर्चा है, बोलें नो। फर्नीचर खर्चा है, नो, लेकिन उनकी डेप्रीसिएशन विल बी अलाउड। फर्नीचर को खर्चे में डालें या फर्नीचर की डेप्रीसिएशनी फर्नीचरी को खर्चे में डालें? प्लांट को खर्चे में डालें या प्लांट को डेप्रीशिएट करके उसकी प्लांटी खर्चे में डालें? क्लियर?
तो एसेट खर्चा होते हैं या एसेट की डेप्रिसिएशन खर्चा होती है? जवानी खर्च कर रहे हैं आप अपनी, इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हैं, या ये तो घर जाकर वो पता है कि टाइम को आप यूटिलाइज करते हैं या मिस यूटिलाइज करते हैं। मिस का नाम क्या है? यूटिलाइज। एनी एक्सपेंडिचर पेड ऑफ अ कैपिटल नेचर, यानी इसका मतलब ये है ना, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, कॉस्ट ऑफ प्लांट। कॉस्ट ऑफ फर्नीचर और कॉस्ट ऑफ प्लांट माइनस करने की इजाजत है या उनकी डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत है? इसी तरह कैपिटल नेचर का एक और खर्चा, कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, नरम वेयर जिसे कहते हैं आप, सॉफ्टवेयर माइनस करने की इजाजत है या सॉफ्टवेयर की अमोर्टाइजेशन माइनस करने की इजाजत है? अमोर्टाइजेशन माइनस करने की इजाजत है। However, amortization reduction will be allowed. Point number O. टाइम हो गया है, ठीक है। जैसे आप लोग, मैं तो आप लोगों के मुताबिक चलता हूं, ठीक। टेस्ट का सिलेबस बता दिया, BRS, कंट्रोल अकाउंट, न्यूटन, प्रोटॉन। मैं क्या करूं यार? चले मैं हिस्सा कर लें फिर कि कोई न्यूमेरिकल एक आ जाएगा आपको टेस्ट में, ठीक है। एक न्यूमेरिकल आ जाएगा और सैलरी के चैप्टर की अगर कोई थ्योरी हुई, सैलरी का ही पढ़ा ना लेटेस्ट चैप्टर, उसकी कोई थ्योरी, टैक्स क्रेडिट्स पढ़ा है, चलिए टैक्स क्रेडिट्स की थ्योरी आ सकती है और कोई भी न्यूमेरिकल आ सकता है, और मैं कोशिश करूंगा टैक्स क्रेडिट्स में ही न्यूमेरिकल आए। बॉयज फिजिकल बैठ जाएं। भाई इसको ऑयल लगाओ इस पे। भाई 2-4 बंदे मंगवाए, खड़े हो जाए।